हिंदी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ही किंग। कांग्रेस की हुई बम्पर जीत। कर्नाटक चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी का क्या आया पहला बयान, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस की बड़ी जीत पर पार्टी नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और सभी नेताओं को जिन्होंने कर्नाटक में काम किया उन्हें बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ थी। कर्नाटक ने ये बताया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकान खुली है। 5 वादों को पहले दिन पहले कैबिनेट में पूरा करेंगे। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गरीबों की शक्ति ने भाजपा के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने खराब काम किया, इसलिए कर्नाटक के लोगों ने हमें वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इतना प्रचार करने के बाद भी लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। हमारी 5 गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े लीडर ने लगकर प्रचार किया, यह तो जनता का आशीर्वाद है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान चल निकली है। सत्य की जीत हुई, तरक्की की जीत हुई और स्वाभिमान की जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक में सिद्धारमैया को राजनीति के एक बड़े ही शातिर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस को पूरी तरह से खड़ा करने में सिद्धारमैया का बड़ा योगदान रहा है। सीएम पद की रेस में डीके शिव कुमार से क्यों एक कदम आगे खड़े सिद्धारमैया, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। अब तक सामने आए नतीजों और रुझानों में कांग्रेस को राज्य में 120 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया सीएम पद की रेस में सबसे आगे है। हालांकि सिद्धारमैया पहले पायदान पर खड़े दिख रहे हैं, जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। आइए समझते हैं कैसे सिद्धारमैया इस रेस में डीके शिव कुमार को पछाड़ सकते हैं। ये बात किसी से भी नहीं छिपी है कि कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया का दबदबा डीके शिव कुमार से ज्यादा है। सिद्धारमैया ने कई मौके पर डीके के खिलाफ मोर्चा भी खोला। सिद्धारमैया को राजनीति के एक बड़े ही शातिर खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस को पूरी तरह से खड़ा करने में सिद्धारमैया का बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उनकी जीत ने कर्नाटक में एक गूंज पैदा कर दी। इसके बाद अपना फायदा देखते हुए देवगौंडा ने सिद्धारमैया को अपना लिया। तब से वो जेडीएस के साथ जुड़ गए और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। इसके बाद सिद्धारमैया को वित्त मंत्री भी बनाया गया। जब 2013 में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने डीके शिव कुमार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने से ही इनकार कर दिया था। पार्टी के दबाव के चलते कुछ महीनों के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत की क्या है वजह, देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट की तस्वीर साफ हो चुकी है और राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं ने अपने 38 सालों के रिवाज को बरकरार रखते हुए बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। अब दक्षिण के किसी भी राज्य में पार्टी सत्ता में नहीं है। कांग्रेस की जीत की 6 वजह है, जिसके पर हम नजर करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोर शोर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटी की घोषणा की और पूरे चुनाव में अपने कैंपेन में आम लोगों को इन गारंटी के बारे में बताया। पार्टी ने दावा किया कि गृह ज्योति योजना के तहत सरकार बनने पर हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगी।
पार्टी के पहली बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को साथ रखा। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के साथ ही अपने कैंपेन में काफी अग्रेसिव नजर आई। चुनाव के आखिर समय में कांग्रेस का पूरा फोकस स्थानीय मुद्दे पर रहा। महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक उठाया। कांग्रेस ने बीजेपी से नाराज चल रहे कई नेताओं को पार्टी से जोड़ा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और एसबी शामिल है। यही कारणों से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी दोगुने से अधिक सीटें नगर पालिकाओं में प्राप्त कर रही है। क्यों अहम है ये चुनाव, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। यहाँ 2 चरणों में नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव हुए। इनमें से ही 17 महापौर, 200 नगर पालिका अध्यक्ष, 545 नगर पंचायत अध्यक्ष और 1,420 पार्षदों की किस्मत का ताला खुल रहा है। आइए जानते हैं आखिर यूपी निकाय चुनाव क्यों है अहम। आबादी के लिहाज से यूपी करीब 20 करोड़ की आबादी के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा की 80 सीटें हैं और विधानसभा की 404 सीटें हैं। यहाँ से अधिकतम सीटें हासिल करने का मतलब केंद्र में सत्ता की दावेदारी का प्रबल होना है। बीजेपी की नजरें आगामी लोकसभा चुनाव पर है और उसकी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक सीटें हासिल करे। निकाय चुनाव के रुझान से यूपी सरकार के पास अपनी नीतियों में और सुधार लाने का मौका होगा। यह असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। निकाय चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसके अच्छे प्रदर्शन की संभावना भी बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच हावेरी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भाजपा प्रत्याशी शिवराज सज्जन के आवास में सांप घुस गया और इस दौरान यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बॉम्बे भी मौजूद थे। देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच हावेरी से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भाजपा प्रत्याशी शिवराज सज्जन के आवास में सांप घुस गया। सांप घुसने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बॉम्बे भी मौजूद थे, जो अंदर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत सांप को बाहर निकाला। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया है। 10 मई को कर्नाटक की 224 सीटों पर मतदान हुआ था। कांग्रेस ने जहां इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, तो बीजेपी ने विकास और बाद में बजरंगबली के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। कर्नाटक में सबसे हाई प्रोफाइल सीट शिग्गांव मानी जाती है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई शिग्गांव से ही है। बसवराज बोम्मई यहां से लगातार 3 बार से विधायक रह चुके हैं। इस बार वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो आखिरी बार साल 1994 में जीत हासिल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को अब लग रहा है कि इन 4 राज्यों में से कांग्रेस कम से कम 3 राज्यों में जीत हासिल कर सरकार बना सकती है। कैसे कांग्रेस को भरोसा, देखते हैं इस रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 4 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को अब लग रहा है कि इन 4 राज्यों में से कांग्रेस कम से कम 3 राज्यों में जीत हासिल कर सरकार बना सकती है। गुजरात में बेहद खराब नतीजों के बाद कांग्रेस में निराशा का माहौल था, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। कांग्रेस नेता का मानना है कि इन नतीजों ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो बीजेपी को भी हराया जा सकता है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस अब और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ सकेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी चिंतित है। मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को विपक्ष का कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को नई रणनीति बनानी होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। की सियासत की बात करें तो सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर जारी किया। इसमें सोनिया गांधी की तो तस्वीर है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर नहीं है। सिर्फ सोनिया गांधी को ही कांग्रेस में नेता मानते हैं पायलट। देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पदयात्रा शुरू करने वाले सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस में चिंता का माहौल है। यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है कि पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के पोस्टर में केवल सोनिया गांधी की फोटो रखी है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं की कोई तस्वीर नहीं है। इस पोस्टर के जरिए पायलट ने साफ संकेत दिया है कि वह सोनिया को ही नेता मानते हैं। पायलट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पेपर लीक का मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और राज्य में पहली बार आरपीएससी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने इस पर सवाल किया तो मुझे बताया गया कि इसमें कोई नेता या अधिकारी शामिल नहीं है। कांग्रेस को डर है कि इस मुद्दे की वजह से युवाओं में कांग्रेस के प्रति नाराजगी पैदा होगी और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। आगे बात करो तो इस साल की शुरुआत में जब पहली बार भारत के 3 चर्चित पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए तो खेलों की दुनिया में जैसे भूचाल सा आ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में अन्य राज्यों के पहलवानों ने क्यों साध रखी है चुप्पी, देखते इस रिपोर्ट में। इस साल की शुरुआत में अब पहली बार भारत के 3 चर्चित पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए तो खेलों की दुनिया में जैसे भूचाल आ गया। खेल मंत्रालय ने एक जांच कमेटी बनाई, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं अन्य राज्यों के पहलवानों ने क्यों साध रखी है चुप्पी। चंडीगढ़ यूटी रेसलिंग एसोसिएशन के राजेश शर्मा कहते हैं कि वे इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते और वे कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं गुजरात स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ID नानावती कहते हैं कि उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए हैं वो भी बुनियाद है और ये वर्चस्व की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन्नाथ यादव कहते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में कुश्ती में कई सुधार हुए हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस बीच पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और उन्होंने सरकार को 21 मई तक इस मुद्दे के समाधान के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। प्रदर्शन पर रहे पहलवानों का कहना है कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो बड़ा फैसला किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। शनिवार 13 मई से 17 मई तक बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। इसको लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पुख्त करने में जुटी है। इस बीच बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में धमाका होने की आशंका है। क्यों विवादों में रहते हैं बाबा बागेश्वर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पटना जिला प्रशासन ने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के दौरान आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें आशंका जताई जा रही है कि बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के दौरान आतंकी संगठन IED ब्लास्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का इंतजाम करने का निर्देश जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जारी किया गया है। बता दें कि बाबा बागेश्वर पटना में 13 मई से लेकर 17 मई तक रुकने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर स्थित का तरेत पाली मठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान उनकी तरफ से हनुमंत कथा का संबोधन होगा। साथ ही साथ 15 मई को धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। पटना जिला प्रशासन ने इस आयोजन को संवेदनशील मानते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 2 साल पहले एक बहुत बड़े विवाद में फंसे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें क्रूज पर ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया था। हालांकि बाद में वो इस केस से छूट गए। इस पूरे मामले की जांच में लगी टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े पर अब भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ है। क्या है अपडेट, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का क्रूज पर ड्रग्स मामले में अरेस्ट होना देश भर में बहुत चर्चा में था। 2 साल पहले जब ये मामला खबरों से निकलकर लोगों की आम चर्चाओं का हिस्सा बना तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर समीर वानखेड़े का नाम भी सबकी जुबान पर आ गया।
आर्यन खान केस के समय समीर वानखेड़े एनसीबी की मुंबई विंग के डायरेक्टर थे। सीबीआई के अनुसार समीर वानखेड़े और उनकी जांच टीम के सदस्य कार्डियल क्रूज शिप पर ड्रग्स रेड के मामले में अरेस्ट हुए लोगों के परिवारों से 25 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। सीबीआई के केस में गवाही देने वालों में से एक प्रभाकर सैल ने खुलासा किया कि उसके मालिक केपे गोसावी ने कहा था कि उन्होंने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें से आधे समीर वानखेड़े को दिए जाएंगे और बाकी बची रकम वे खुद रख लेंगे। अब समीर वानखेड़े ने एक बार फिर से चर्चा जगाई है। सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। समीर वानखेड़े के साथ इस केस में कई अन्य अधिकारियों और प्राइवेट लोगों का नाम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएस। तो तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में इन दिनों बारिश हो रही थी, तूफान आया था। तूफान के बीच ही एक ऐसा जीव निकला जिसे देख लोग हैरान रह गए, डर भी गए। यह है सफेद कोबरा। आमतौर पर कोबरा का रंग काला या काला भूरा मिक्स होता है, लेकिन ये कोबरा पूरी तरह से सफेद था। तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में इन दिनों बारिश हो रही थी, तूफान आया था। तूफान के बीच ही एक ऐसा जीव निकला जिसे देख लोग हैरान रह गए, डर भी गए। ये है सफेद कोबरा। आमतौर पर कोबरा का रंग काला या काला भूरा मिक्स होता है, लेकिन ये कोबरा पूरी तरह से सफेद था। सफेद कोबरा को वैज्ञानिक भाषा में अल्बिनो कोबरा कहते हैं। ऐसा कोबरा दिखना अत्याधुनिक दुर्लभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत में हर साल 81,000 से लेकर 1.38 लाख मौतें सांप के काटने से होती है, जिनमें कोबरा के काटने के मामले भी काफी ज्यादा है। कोबरा कई बार बिना जहर डाले ही काटते हैं। नवंबर 2022 में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें 8 साल के बच्चे को कोबरा ने काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। भारत में सबसे ज्यादा इसके काटने से ही लोगों की मौत होती है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि सफेद कोबरा को पकड़ना बेहद जरूरी था, साथ ही उसकी जान बचाना भी, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ जीव है, जहरीला भी है। अगर ये किसी को काट लेता तो उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसे लकवा मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटी। शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सिनेमाघरों में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शाहरुख खान की फिल्म पठान यहां बड़े पर्दे पर दिखाई जा रही है। लगभग 50 साल के बाद बांग्लादेश में कोई बॉलीवुड की फिल्म दिखाई जा रही है। एक्शन से भरपूर स्पाई थ्रिलर फिल्म पठान ने इसी साल जनवरी में भारत में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए। बांग्लादेश ने भारत के सिनेमा पर 1971 में आजाद होने के साथ ही पाबंदी लगा दी थी। आजादी में भारत के भारी सहयोग के बावजूद स्थानीय फिल्म निर्माताओं के विरोध के कारण यह पाबंदी लगाई गई थी। बांग्लादेश के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनोनो ममून ने बताया, पठान को पूरे देश में 41 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है और राजधानी में तो कई शो की सारी सीटें पहले से ही बुक हो चुकी है। ममून का कहना है कि बॉलीवुड की फिल्मों को देखने की अनुमति गेम चेंजर साबित होगी। हर कोई हिंदी सिनेमा को पसंद करता है। अधिकारियों ने भारतीय सिनेमा पर 2015 में पाबंदी हटाने की कोशिश की थी। तब वांटेड और 3 इडियट यहाँ दिखाई गई थी। हालांकि स्थानीय कलाकारों के विरोध ने थिएटर्स में सिनेमा नहीं चलने दिया। आखिरकार पिछले महीने सरकार ने एक आदेश जारी कर हर साल भारत या दूसरे दक्षिण एशियाई देशों से यहाँ 10 फिल्मों को लाने की अनुमति दी है। सूचना मंत्री हसन महमूद का कहना है कि पाकिस्तान में सिनेमा घटकर एक समय 30 से 35 पर आ गए। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों को दिखाना शुरू किया। इसके बाद यहाँ सिनेमा की संख्या बढ़कर 1200 हो गई और पाकिस्तानी सिनेमा का स्तर भी बेहतर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। लेकिन भारत अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है। क्यों घट रही है भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या? देखते इस रिपोर्ट में। जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। लेकिन भारत अभी भी एक पितृसत्तात्मक समाज बना हुआ है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में औपचारिक और अनौपचारिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी साल 2005 में 27% थी, लेकिन 2021 में यह घटकर 23% ही रह गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कमी के पीछे कई कारण हैं, जिसमें बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, शादी के बाद घर की देखभाल, स्किल्स की कमी, शैक्षणिक व्यवधान और नौकरियों की कमी शामिल है। महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए जैसी मान्यताओं के चलते भी महिलाओं को अक्सर हिंसा का सामना करना पड़ता है और इस वजह से भी कई बार महिलाएं नौकरियों के प्रति हतोत्साहित हो जाती है।
शादी और बच्चे होने के बाद हर साल लाखों महिलाएं अपना करियर छोड़ देती है। हाल के दशकों में भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों और बाजारों में आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे रूस के निवेशकों की नजर अब भारतीय शेयर बाजार पर है। क्या है मामला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। एक तरफ जहां रूस का अमेरिकी डॉलर में कारोबार निरंतर कम होता जा रहा है, वहीं रूस ने चीन जैसे नए बाजारों के साथ उन्हीं की करेंसी में व्यापार करने की शुरुआत कर दी है। इधर भारत की नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के मुताबिक रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद 3 संस्थाओं को विदेशी संस्थागत निवेशकों या एफपीआई के तौर पर रजिस्टर किया गया है। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते नहीं दिख रहा है और शायद यही वजह है कि रूस के बड़े निवेशक दुनिया में ऐसे बाजारों की तलाश में है जहां उनका पैसा प्रतिबंधों और जब्त किए जाने के खतरों में न हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी में कुर्स प्रांत के विधायक भारतीय मूल के अभय कुमार सिंह का मानना है कि वो समय आ चुका है जब रूस भारत संबंधों को बड़े स्तर पर पहुंचाया जाए। उनके मुताबिक रूस और भारत के संबंध भारत की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे से अच्छे बुरे समय में साथ दिया है, बल्कि जंग या आर्थिक बदलाव जैसी अहम घड़ियों में संयुक्त राष्ट्र तक में एकजुट रहे हैं। डिफेंस के अलावा कच्चे तेल के कारोबार में दोनों आगे बढ़े हैं और अब दूसरे क्षेत्रों में भी यही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।